हाँ हाँ प्यारे बच्चों, तो अपन कल क्या पढ़ रहे थे? सत्ता की साझेदारी। इसमें मैंने कल बताया था कि किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी आवश्यक है और हर वर्ग, हर समुदाय जो देश में रहने वाला होता है वो चाहता है कि जो सरकार चल रही है उसमें हमारी भागीदारी हो। अधिकतर देशों में क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी के लिए अलग अलग समुदाय और अलग अलग वर्गों में आपस में आईनी झगड़े होते रहते हैं कि हमारे समाज का, हमारे समुदाय का इस सरकार में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। तो इस बात को लेकर आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, सत्ता की साझेदारी, जिसमें हम दो देशों का एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर। एक तो देश हमारा बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। अगर हम बेल्जियम की तुलना करें तो बेल्जियम हमारे जो भारत देश का हरियाणा है उससे भी आधी आबादी उस देश की है, लेकिन उस बेल्जियम देश के अंदर वहाँ के दो प्रकार के भाषा वाले लोग रहते हैं। एक तो होता है डच बोलने वाले और दूसरे होते हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले। तो डच और फ्रेंच में आए दिन वहाँ पर कुछ न कुछ विवाद होते रहे, झगड़े होते रहे, लेकिन उन लोगों ने बाद में समझदारी दिखाई और बिना खून खराबा किए हुए, बिना झगड़े किए हुए आसानी से अपनी जो विवाद के कारण थे उसको सुलटा दिया। तो चलो उसको मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट कि वहाँ पर किस प्रकार से डच कितने परसेंट है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितने परसेंट है और अन्य लोग कितने हैं। तो देखिए आप, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा देश है। तो बेल्जियम कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप में आता है। ठीक है, इसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है। हरियाणा को जानते हैं आप सभी? हरियाणा क्या है? हमारे भारत देश का राज्य है जो दिल्ली के आसपास हरियाणा है। परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है। यानी किसकी बात कर रहे हैं अपन? बेल्जियम की। इसके समाज की जो बनावट है, वहाँ जो लोग रहते हैं वो थोड़ा पेचीदा है। इसमें क्या है देखिए, इसमें 59% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा। और 40% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और 59 और 40 99 हो गया। और बाकी जो 1% लोग बचे वो कौन है? जर्मन। यानी कि बेल्जियम देश में 3 तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। एक तो डच भाषा, दूसरी फ्रेंच भाषा और तीसरी तो जर्मन सबसे कम है, मात्र 1% और 59% डच और 40% लोग फ्रेंच। बताओ इसमें अल्पसंख्यक कौन और बहुसंख्यक कौन हुआ? बहुसंख्यक कौन हुए? 59% वाले लोग क्या कहलाए? बहुसंख्यक। और 40% वाले लोग क्या कहलाए? अल्पसंख्यक। यानी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक हो गए और डच बोलने वाले बहुसंख्यक हो गए। बहुसंख्यक यानी जिनकी संख्या ज्यादा, बहुसंख्यक। अब हम बात कर रहे हैं उसी बेल्जियम की। वहाँ की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। सबको याद रखना है, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। और आपको पता है कि जो देश होता है उसकी राजधानी काफी महत्वपूर्ण होती है। तो उस देश के जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जो देश के जो प्रथम व्यक्ति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वो वहीं बैठते हैं, उनके कार्यालय वहीं होते हैं। तो वैसे हम देखेंगे तो ब्रुसेल्स में 80% आबादी कौन सी भाषा बोलने वाले हैं? फ्रेंच। जबकि मात्र कितने परसेंट? 20% डच भाषा बोलते हैं। तो देखो यहाँ उल्टा हो गया। तो ब्रुसेल्स एक शहर है, वहां थोड़ा अलग हो गया। वहां पर फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा है और डच बोलने वाले, जबकि पूरे बेल्जियम में क्या है? डच बोलने वाले ज्यादा और फ्रेंच बोलने वाले कम। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। तो क्या होता है, भले इनकी आबादी कम है फ्रेंच वालों की पूरे बेल्जियम में, लेकिन ब्रुसेल्स में उनका वर्चस्व ज्यादा है। और आप जानते हो देश की राजधानी कितना महत्वपूर्ण होती है। तो क्या हुआ वहां पर? अब बताओ मुझे, वहां कौन हो गए अल्पसंख्यक? फ्रेंच भाषी लोग पूरे देश में। लेकिन तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं तो ये ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा समृद्ध, यानी कि देश की राजनीति में उनकी पकड़ ज्यादा है। भले वो कम है लेकिन उनकी पकड़ ज्यादा है। कारण क्या है? क्योंकि ब्रुसेल्स जो देश की राजधानी है वहां पर फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या ज्यादा है। तो जिसके कारण जो डच है उनकी संख्या ज्यादा है पूरे फ्रेंच के अंदर, लेकिन सरकार में ज्यादा उनकी भागीदारी नहीं है। तो फिर क्या हुआ वहां पर? फ्रेंच और डच के बीच में ये रहा मन में फ्रेंच वालों को ये रहा कि
कि जो डच है जो ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच भाषी लोग हैं उनका वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर। तो फिर उन्होंने एक समझदारी दिखाई कि हम भाई इस विवाद को कैसे निपटारा करें, कि सभी सरकार में शामिल कैसे हो। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे भाषाई विविधताओं के कारण कई बार राजनीतिक और सांस्कृतिक झगड़े हो जाते थे। यानी कि कई फ्रेंच बोलने वाले अलग पड़ जाते, डच बोलने वाले अलग, तू तो फ्रेंच भाषी बोलता है, हम तो डच वाले हैं, हमारे ब्रुसेल्स में हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारा ही यहाँ तो प्रभुत्व है। तो हमेशा वहाँ झगड़े होते रहते थे। बहुत समय बाद क्या हुआ, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले तो बहुत लंबे समय के बाद जो डच लोग थे उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन उनको लंबे समय के बाद शिक्षा और आर्थिक विकास में उनको पोजीशन मिली और फिर इस स्थिति से उनकी नाराजगी थी कि भाई हमारी संख्या ज्यादा है, लेकिन लंबे समय बाद हमें यहाँ शिक्षा का अवसर मिला है और हमें यहाँ पर विकास का अवसर मिला है। तो इस बात को लेकर नाराज थे। अगर हमें ये अवसर पहले मिल जाता, जिस प्रकार से फ्रेंच भाषा के लोगों को अवसर मिला है वैसे हमें पहले मिल जाता था, तो हम भी, हमारा भी विकास अच्छा हो जाता। कौन से बोलने वाले, बोलो, डच भाषा बोलने वाले। अब क्या हुआ, 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच समूह के बीच में क्या हुआ, तनाव, जानते हो तनाव, यानी कि झगड़ा, एक दूसरे के प्रति मन में से भाव आ गए। फिर क्या हुआ, डच भाषी जो लोग थे देश में बहुमत थे, मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पर कि डच भाषा कितने बोलने वाले लोग हैं, 59%, वो बहुमत में थे। लेकिन राजधानी जो ब्रुसेल्स में, वहां पर क्या इनकी संख्या क्या थी, कम थी, ब्रुसेल्स में कम थी। फिर क्या हुआ, परंतु बेल्जियम के जो लोग हैं, पूरे देश के लोग बेल्जियम के लोग हैं, उन्होंने नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाई। चलो सोचा कि यार चलो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विवाद हमें हमेशा के लिए खत्म कर देना है, इसलिए जो हमारी जो सरकार है, हमारा जो शासन है, उसमें नया बदलाव करते हैं। और बदलाव करेंगे ताकि डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, और झगड़े क्या हो गया हमेशा के लिए खत्म, हमारा अस्थायी समाधान हो जाए, बार बार ये झगड़े होने नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सांस्कृतिक विविधताओं, क्षेत्रीय अंतरों से होने वाली आपसी मतभेदों को दूर कर दिया। अब दूर कैसे, क्या देखना कि वहां जो पहले से संविधान बना हुआ था, उस संविधान में क्या किया उन्होंने, संशोधन। संशोधन का मतलब क्या होता है, बदलाव, कि भाई पहले जो संविधान था, अब वर्तमान समय में हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तो कोई भी देश हो, जैसे हमारा देश है, और हमारे देश में भी हमारा संविधान तो बन गया था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में समय समय पर सरकार ने संशोधन किए। जैसे जैसे जिस देश से किसी भाग से मांग उठती है कि हमें यहाँ यह बदलाव करने की जरूरत है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक विकास की बात हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात हो, चाहे राजनीतिक दलों के विकास और उनकी समस्याओं की बात हो, तो अब तक हमारे देश ने भी 100 से ऊपर संविधान में संशोधन कर दिए हैं। तो वैसे ही यहाँ पर 1970 से 80 के दशक में बेल्जियम ने संविधान में कितनी बार संशोधन कर दिया, 4 बार बदलाव किया। बदलाव क्यों किया कि डच और फ्रेंच के बीच जो विवाद है, झगड़ा है, उसको दूर करने के लिए क्या किया, संशोधन। इसलिए फिर क्या हुआ, संशोधन इसलिए किए ताकि देश में किसी अलगाव का एहसास न हो, कि डच वालों को ये नहीं लगे कि भाई हम इस देश से, हमारे अंदर कोई हमें पूछता नहीं है, और फ्रेंच भाषी ये नहीं लगे कि हमारा ज्यादा प्रभुत्व, इसलिए हम उनको डरा धमका के रखेंगे। तो इन अलगाव को दूर करने के लिए संशोधन किए। अब आज सारा देश क्या कर रहा है कि बेल्जियम ने जो समझदारी दिखाई थी संशोधन करने की, उसका पूरा विश्व आज प्रशंसा करता है। अब देखना कि बेल्जियम में जो टकराव हुआ उसको रोकने के लिए वहां पर क्या क्या कदम उठाए कि हमेशा डच और फ्रेंच वालों का झगड़ा खत्म हो जाए। इसके लिए क्या क्या देख लीजिए, वहां पर सरकारें बनी, अलग अलग प्रकार की सरकारें। एक तो बनी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या कर दी, जो केंद्र की सरकार होगी, चाहे वो डच हो या फ्रेंच हो, डच बोलने वालों की संख्या क्या थी वहां पर, 59% थी, और फ्रेंच बोलने वाले कितने थे, तो ये अलग अलग था। लेकिन अब संख्या क्या कर दी वहां पर, मंत्रियों की संख्या, ये विवाद खत्म कर दिया। चलो भाई कि केंद्र सरकार जो बनेगी उसमें मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी, समान। अब पहले क्या था, वहां पर डच भाषा वालों को केंद्र सरकार में ज्यादा महत्व मिलता नहीं था। अब क्या मिल गया, वहां पर महत्व मिल गया, उनको भी भागीदारी मिल गई बराबर। अब वो झगड़ा खत्म हो गया। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की
क्षेत्रीय सरकार को दी गई। और बहुत सारे कुछ ऐसे पावर्स होते हैं सरकार में काम करने के लिए, जैसे हमारे देश के भी बारे में मैंने बताया था आपको कि हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और तीसरी कौन सी हमारे यहाँ पर स्थानीय